प्यारे विद्यार्थियों, जय श्री कृष्णा। तो पहले ये बताइए कि अपनी जो तैयारी चल रही है वो किस प्रकार चल रही है। पढ़ाई बढ़िया चल रही है अपनी। तो जैम के लिए आपके पास 2 लेक्चर आ रहे हैं। एक तो मैथमेटिकल फिजिक्स के नाम से आ रहा है आपके पास लेक्चर, और एक इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से आपके पास लेक्चर आ रहा है। जबकि जो नेट वाले बच्चे हैं उनके पास 3 लेक्चर आ रहे हैं अपने। एक एटॉमिक मॉलिक्यूलर एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी के नाम से आ रहा है, एक न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स के नाम से आ रहा है। तो पार्टिकल फिजिक्स तो लगभग अपनी कंप्लीट हो चुकी, तो न्यूक्लियर फिजिक्स के नाम से आ रहा होगा लेक्चर। यदि पार्टिकल फिजिक्स के 1-2 लेक्चर नहीं मिले तो वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और एक अपना मैथमेटिकल फिजिक्स के नाम से आ रहा है। तो अब अपन डिस्कस करते हैं जो लेक्चर नंबर 8 था अपना। तो वहाँ पे अपन ने जो स्टडी की थी वो स्टडी किसके बारे में की थी? अपन ने वहाँ पे वेक्टर इंटीग्रेशन पढ़े थे। तो वेक्टर इंटीग्रेशन में लाइन इंटीग्रेशन, सरफेस इंटीग्रेशन और वॉल्यूम इंटीग्रेशन के बारे में स्टडी की थी। इसके बाद में अपन ने फंडामेंटल थ्योरम पढ़ी थी। तो फंडामेंटल थ्योरम के अंतर्गत अपन ने एक तो ग्रेडियंट थ्योरम पढ़ी थी, एक वहाँ पे गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम पढ़ी थी, और एक स्टोक्स कर्ल थ्योरम पढ़ी थी। तो उनको अपन अप्लाई करते हैं और इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। जैसे आपको लाइन इंटीग्रेशन से रिलेटेड 1-2 प्रॉब्लम सॉल्व करवाई थी। इधर देखो, तुम एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं अपन। आगे बढ़ाते हैं अपनी सीरीज को, और इसमें लिखो एक क्वेश्चन क्या बोल रहा है। कैलकुलेट द लाइन इंटीग्रेशन, कैलकुलेट द लाइन इंटीग्रेशन, क्या दे रखा है, f.dr, और क्या बोल रहा है, वेयर, क्या बोल रहा है, f वेक्टर इज इक्वल टू x प्लस 2y आई कैप, x प्लस 2y आई कैप प्लस 2y माइनस x जे कैप, 2y माइनस x जे कैप, एंड C is a curve in xy plane, is a curve in xy plane of the straight line क्या दे रखा है, फ्रॉम 0 0 टू ओरिजिन पॉइंट से टू 1 to 0 एंड देन 2 3 4। अब देखो, आपको समझाया था कि अपन बेसिक्स से सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम को, एक एक पॉइंट को आपको समझाएंगे। ये मान के कि आपको कुछ भी नहीं आता है, इस हिसाब से पढ़ेंगे अपन एक एक टॉपिक को, और शानदार शानदार प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। पहले सुनो अब ध्यान से, क्या कह रहा है, कैलकुलेट द लाइन इंटीग्रेशन। अपन को ये लाइन इंटीग्रेशन कैलकुलेट करना है जहां पर अपन को एफ वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है, और डी आर वेक्टर। तो ये बात कर रहा है किसकी, एक्स वाई प्लेन की बात कर रहा है। तो डी आर वेक्टर लिख सकते हैं। आर वेक्टर क्या होता है, एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप। लेकिन जब ये एक्स वाई प्लेन में कह रहा है तो जेड क्या हो जाएगा अपना, 0, ठीक है भैया। हाँ भाई और क्या बोल रहा है, जो लाइन है वो 0 0 2 1 0 और 3 4। तो एक मिनट इधर देखो अब ध्यान से, स्ट्रेट लाइन की बात कर रहा है। तो ये तो अपना एक्स एक्सिस मान लें समझने के लिए, ये क्या मान लिया, वाई एक्सिस, और ये ओरिजिन पॉइंट ओ दे देते हैं। तो ओरिजिन पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं अपने, 0 0, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है, 0 0 2 1 0, एक्स पर कितने चले अपन, 1, तो यहाँ 1 लिख दें। और अपन जानते हैं एक्स एक्सिस पर वाई कोऑर्डिनेट या जेड कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0, तो ये कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 1 0, ठीक भैया। इधर देखो, इसके बाद क्या कह रहा है, देन 2 3 4, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 3 और वाई कोऑर्डिनेट कितना है 4। तो वाई कोऑर्डिनेट 4, तो इधर देखना लगभग इस प्रकार आएगा, ये 3 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 4। इसको पॉइंट दे देते हैं अपन A, इसको पॉइंट क्या दे देते हैं B। तो इधर देखो कैसे गया, 0 0 से ओरिजिन पॉइंट से लाइन देखो 1 0, ये चले अपन
एक लाइन ये आ गई अपने पास, चेक करना, कलर्ड पेन से दिखा देते हैं। ये लाइन, इसको नाम दे दें कर्व C1, ठीक है भैया, लाइन C1 दे दिया। और एक लाइन ये दे दिया आपको, क्या कोऑर्डिनेट दे रखे हैं C2 के 3, 4। अब ये अपन को लाइन इंटीग्रेशन कैलकुलेट करना है। इधर देखो, लाइन इंटीग्रेशन क्या होता है अपना, सॉल्यूशन करते हैं भाई, ध्यान से देखो, सॉल्यूशन करते हैं तो आपको गिवन दिया है, क्या दिया हुआ है, एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्या है, चेक करो, x प्लस 2y आई कैप, सही लिखा है भैया, प्लस 2y माइनस एक्स जे कैप, सही है भाई। डी आर वेक्टर, तो आर वेक्टर लिखते हैं पहले, एक्स वाई प्लेन की बात कर रहा है तो x आई कैप y जे कैप, डिफरेंशियल फॉर्म में लिख देते हैं, चेक करो सही लिखा है क्या। ये बोल रहा है एफ डॉट डी आर, तो एफ डॉट डी आर कर देते हैं, आई डॉट आई मिलेगा, जे डॉट जे, आई डॉट आई 1 और जे डॉट जे, डी वाई। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देते हैं। अब एक बात सुनो, अपन को लाइन इंटीग्रेशन कैलकुलेट करना है, तो अपने पास दो लाइन हो गई, तो लाइन इंटीग्रेशन जो निकालेंगे वो क्या आएगा, I1 प्लस I2, दो लाइन लिख दें, मतलब एफ डॉट डी आर, एफ डॉट डी आर, एक तो C1 लाइन है अपनी, एफ डॉट डी आर, और एक अपनी कौन सी लाइन है, C2। इन दोनों के लिए इंटीग्रेशन कैलकुलेट करते हैं, तो पहले अपन इसको कैलकुलेट कर लें। चलो भाई, फर्स्ट इंटीग्रेशन कैलकुलेट करते हैं, समझ में तो आ रहा है ना, स्टेप फर्स्ट, पहले इसको सॉल्व कर लें, फिर इसको सॉल्व कर लेंगे, इक्वेशन सेकंड में वैल्यू पुट कर देंगे। एफ डॉट डी आर, ये लिख दे, देखो इंटीग्रेशन, इसके लिए सॉल्व कर रहे हैं C1 लाइन के लिए, कंडीशन लिखना चाहो तो लिख सकते हो, जैसे अपनी ये C1 लाइन है, इधर देखना, तो ये x एक्सिस पर है, तो यहाँ पे y क्या है, 0, y कितना है 0, तो dy क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, सही है भाई। तो ये लिख दिया इंटीग्रेशन f डॉट डी आर, कौन सी लाइन के लिए कर रहे हैं, इसको सॉल्व कर रहे हैं। f डॉट डी आर कितना है, इक्वेशन फर्स्ट से पुट करें f डॉट डी आर का मान, लेकिन यहाँ पर y कोऑर्डिनेट कितना है 0, तो dy का मान कितना है 0, ये क्या हो गया 0, ठीक है, y बराबर 0 पुट करेंगे, ये dx नहीं लिखा था आपने, कैलकुलेशन करते हो ध्यान रखा करो, i डॉट आई 1 हो गया था, तो x प्लस 2y dx, j डॉट j, तो 2y माइनस एक्स, और ये dy, सही है। हाँ भाई, तो C1 लाइन के लिए करेंगे तो y बराबर 0, तो ये तो 0 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर y बराबर 0 पुट करेंगे तो क्या आ गया, x प्लस 2y, 0 लिख दें, dx, किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रेस्पेक्ट में, तो x की लिमिट क्या है, ये कोऑर्डिनेट किसका है फर्स्ट, x का, ये किसका है, x का, तो क्या हो रहा है वेरी 0 to 1, क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन 0 to 1 x dx, चेक करो, इंटीग्रेशन को अपन सॉल्व करेंगे, क्या आ गया, x स्क्वायर बाई 2, 0 to 1, लिमिट लगाएंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 1/2, ये आ गया, यहाँ पे एक वैल्यू आ गई 1/2। अब इसको सॉल्व करते हैं, इधर देखो, इधर देखो, समझ में तो आ रहा है ना। स्टेप सेकंड, स्टेप सेकंड सॉल्व करते हैं, ध्यान से समझना। किस लाइन के लिए कर रहे हैं अपन, C2 लाइन के लिए, ठीक है। अब एक मिनट इधर देखो, ये C2 लाइन के लिए कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, तो अपनी इस लाइन इक्वेशन क्या होती है, जानते हैं अपन लाइन इक्वेशन लिखना, फ्रॉम y बराबर mx प्लस सी, जैसे अपन लिखते हैं, तो लाइन इक्वेशन क्या लिखेंगे, x माइनस x1, x2 माइनस x1, y माइनस y1,
y2 माइनस y1, ये तो पढ़ा होगा कोऑर्डिनेट सिस्टम में पढ़ते हैं ना अपन, z माइनस z1, z2 माइनस z1, सही लिखा है। अब जैसे इसने बोला एक्स वाई, इधर देखो कौन से प्लेन की बात की है, एक्स वाई प्लेन की, तो यहाँ पे z बराबर क्या होता है एक्स वाई प्लेन में, z0 होता है अपना, ठीक है। तो ये पार्ट नहीं लेंगे अपन, ये पार्ट लेंगे। अब ये पार्ट लेंगे तो इक्वेशन क्या आ गई अपनी, x माइनस x1, x2 माइनस x1, y माइनस y1 और y2 माइनस y1, सही लिखा है क्या। अब इधर देखो कोऑर्डिनेट डिफाइन करते हैं, तो ये अपना x1 और ये अपना y1 और ये अपना x2 और ये अपना क्या हो गया y2। तो x2 कितना है 3, y2 कितना है 4, x1 कितना है 1, y1 क्या है 0, यही तो है लाइन अपनी। तो इसके लिए लिखेंगे तो क्या आ गया, इधर देखो x माइनस x1, x1 का मान कितना है 1, सही लिखा है। इसके बाद x2 माइनस x1, x2 का कितना है मान 3, माइनस x1 1, y माइनस y1, y1 कितना है 0, y2 कितना है 4, माइनस y1 0, क्या आ जाएगा सॉल्व करेंगे तो ये अपने पास आ गया 4x माइनस 1 2y हो जाएगा, y माइनस 0y और 3 माइनस 1 कितना हो गया 2, तो क्या आ जाएगा, कैंसिल करना चाहो तो कैंसिल कर दो, तो y इज इक्वल टू 2x माइनस 1, ये आ गया। और डेरिवेटिव फॉर्म में लिखना चाहो तो dy, 2x का करेंगे तो dx और कांस्टेंट का करेंगे तो 0, ठीक है। अब इधर देखो ये अपने पास f डॉट डी आर है, स्टेप नंबर सेकंड निकाल रहे हैं, इसको लिख लेते हैं यहाँ पे, इंटीग्रेशन C2 f डॉट डी आर, सही लिखा है। क्या है अपने पास f डॉट डी आर का मान, x प्लस 2y dx प्लस 2y माइनस x dy, इंटीग्रेशन। इधर देखो ये अपने dx और dy तो x और y की फॉर्म में आ गए। अब इसको एक में कन्वर्ट कर सकते हैं, अपने पास y का मान है, ठीक है। इधर देखो या तो इसको x फॉर्म में कन्वर्ट कर लो या y फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, एक बार ये कैलकुलेशन और चेक कर लो, ये अपन ने वैल्यू सही पुट की है क्या, ठीक है। इधर देखना माइनस x1 तो x1 का मान 1 ही है, ठीक है। x2 माइनस x1 तो 3 माइनस 1, सही है भैया। y माइनस y1 सही है। इधर देखो y2 माइनस y1 तो 4 माइनस 0, सही है। 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा 2, तो ये अपन ने 2y लिख दिया मल्टीप्लाई करके, ठीक है। x माइनस 1 और ये 4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे किसका मल्टीप्लाई है 2 का, तो 2 इंटू एक्स करेंगे तो 2x, सही है। लेकिन माइनस 1 से ये 2 आएगा, तो इस कैलकुलेशन में ध्यान रखा करो, ठीक है। अब इसको एक में कन्वर्ट कर दो, या तो अपन इसको x में कन्वर्ट कर देते हैं या y में कन्वर्ट कर देते हैं। तो वैल्यू पुट करेंगे तो इधर देखना x प्लस 2y, y का मान क्या दे रखा है, तो ये कितना हो जाएगा 4x माइनस 4, सही लिखा है। क्या आ जाएगा dx 2y तो 4x माइनस 4 और ये माइनस x और मल्टीप्लाई में क्या है dy, ठीक है। क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन, एक मिनट इधर देखो x और 4x कितना हो गया 5x और ये 4x में से x गया, लेकिन dy की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे कितना है 2dx, तो ये dy की एक वेरिएबल चेंज कर दिया 2dx पुट कर दिया। ध्यान रखना 2 का मल्टीप्लाई होगा तो 4x माइनस x करेंगे तो कितना आ जाएगा 3x और इंटू 2 करेंगे तो ये 6x और ये 5x, तो कितना हो गया ये 11x, ठीक है। माइनस 4 और ये हो गया 8, तो कितना हो जाएगा माइनस का 12 आ जाएगा, ये लिख दिया माइनस का 12 dx। किसकी लिमिट लगानी है x की C2 लाइन के लिए लिमिट देखो क्या हो गया x की लिमिट x1 से x2 तो 1 2 3, ये अपन ने लिमिट लगा दी।
अब इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं। तो इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 11x² माइनस 12x और लिमिट क्या है 1 to 3। सही रखिए। अब वैल्यू पुट करते हैं इसमें, इधर देखो, तो वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 11 अपर लिमिट 9/2 -1 कर देंगे तो 8 आ जाएगा ना, माइनस 12 3 -1 करेंगे तो 2, तो क्या आ जाएगा ये 44, ये 24, तो ये कितना आ गया, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 2 20 आ गया। तो ये अपने पास आ गया C2 और ये पहले कैलकुलेट कर लिया C1 लाइन के लिए। तो दोनों की वैल्यू पुट कर देते हैं अपन, I1 और I2 की। तो क्या आ जाएगा, I = क्या आ गया अपने पास, कितना मान है I1 का 1/2, यही तो मान आया अपने पास। इस लाइन का इंटीग्रेशन 1/2 और इस लाइन का इंटीग्रेशन क्या है, तो क्या हो गया, चेक करो, ये आ गया अपने पास। इस प्रकार लाइन इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस समझ में आ गए भैया। चलो अभी एक प्रॉब्लम तुम सॉल्व करो भाई, लिखो। करो नोट भाई। क्या बोल रहा है, आगे प्रॉब्लम लिखते हैं। ये बोल रहा है इफ फोर्स फील्ड दे रखा है आपको, क्या दे रखा है अपन को, फोर्स फील्ड दे रखा है। क्या दे रखा है, F वेक्टर = 3x² + 6y i कैप माइनस y z j कैप प्लस x z² k कैप। क्या बोल रहा है, कैलकुलेट इंटीग्रेशन, लाइन इंटीग्रेशन कैलकुलेट करना है F.dr वेयर, आगे क्या बोल रहा है, वेयर, क्या बोला है, वेयर C is a straight line, C is a straight line, C is a straight line joining किसको ज्वाइन कर रही है, 0 0 0 2 1 1। हाँ भाई, अब देखो क्वेश्चन को एक बार आराम से पढ़ो। अब अपन ने कई प्रॉब्लम सॉल्व कर ली लाइन इंटीग्रेशन रिलेटेड, लेक्चर नंबर 8 में भी की थी और अभी सॉल्व की थी। तो इसको आराम से पढ़ो और सॉल्व करने की कोशिश करो। क्या दे रहा है, सुनो, आपको फोर्स फील्ड दे रखा है, समझ में तो आ रहा है ना, समझो इसको। क्या कह रहा है, फोर्स फील्ड दे दिया और आपको लाइन इंटीग्रेशन कैलकुलेट करना है, ठीक है। ये अपन को, अब ये बताओ यहां पे सबसे पहले अपन को लाइन की इक्वेशन कैलकुलेट करनी है, क्योंकि अपन को कोई कर्व दे रखा है, या तो उसको x वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे या y वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे या z वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे। यहां पे एक मिनट ध्यान से देखो, अपन को कहीं पे भी इसके अंतर्गत आपको कोई कर्व दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ। तो अपन जानते हैं, क्या जानते हैं, ये x1 मान लिए, y1 मान लिए, z1 मान ले, इसको x2 y2 और z2, तो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन लिख सकते हैं। कैसे लिखते हैं, x - x1 y - y1 z - z1, x2 - x1 अभी लिख दें लाइन इक्वेशन, y2 - y1 ये तो पढ़िए अपन मैथमेटिक्स में, z2 - z1 3D में अपन ऐसे ही तो लिखते हैं। जैसे अपन 2D की बात कर रहे थे, पहले अपन ने लिखा था xy प्लेन में, तो ये इक्वेशन ली थी। यदि अपन yz की बात करते तो ये लेते, xz की बात करते इन दोनों को ले लेते, ठीक है। ये अपन ने कोई वेरिएबल पैरामीटर किसके इक्वल मान लिया, अपन ने t के इक्वल मान ली, ठीक है भाई। अब वैल्यू पुट करो, x - x1 ये कोऑर्डिनेट अपन ने मान लिया, x1 y1 z1, ये x2
y2 और z2 वैल्यू पुट करो भाई, सही करेंगे। x2 का मान 1 माइनस 0, y माइनस y1 का मान बोलो, y2 का मान इक्वल टू t। ठीक है, क्या आ गया, x y z इक्वल टू t, ये मिलेगा क्या अपन को। ठीक है, यदि अपन dx dy dt निकालते हैं तो जैसे x इक्वल टू t, तो अपने पास dx डेरिवेटिव में लिखेंगे तो dt, यदि अपन बात करते हैं y इक्वल टू t तो dy इक्वल टू क्या आ जाएगा dt, और z इक्वल टू t तो dz इक्वल टू क्या आ जाएगा dt। तो ये t वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिया, इसलिए अपने तीनों को इक्वल मान लिया किसके, t के। आगे बात समझ में, पैरामीटर डिफाइन कर दिया यहाँ पे। हाँ भाई, अब अपन लाइन इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं। तो f वेक्टर आपको दिया हुआ है, ठीक है, डॉट क्या कर दें अपन, dr कर दें। तो कैसे सॉल्व करेंगे, इधर देखो, f वेक्टर क्या दिया हुआ है, 3x² प्लस 6y i कैप माइनस j कैप प्लस कितना हो जाएगा k कैप। इधर देखो 1 1 1 मतलब x भी है, y भी है और z भी है, तो dr वेक्टर क्या लिखेंगे, dx i कैप dy j कैप dz k कैप। f डॉट dr करेंगे तो क्या आएगा, i डॉट i j डॉट j k डॉट k। तो क्या आ गया देखो, 3x² 6y dx i डॉट i j डॉट j कर दो dy, और क्या आ जाएगा प्लस 20x z² dz। ठीक है, अभी अपन ने भाई, ये अपन ने कॉन्सेप्ट क्यों लगाया है, इसको अपन t में कन्वर्ट कर दें, जैसे x बराबर y बराबर z बराबर किसके इक्वल मान लिया, पैरामीटर t के इक्वल। ठीक है, और dx dy dz के स्थान पे क्या पुट कर देंगे, dt, वैल्यू पुट करो। तो क्या आ जाएगा अपने पास, f डॉट dr वेक्टर, इधर देखो भैया क्या आ गया, 3t², x के स्थान पर t, y के स्थान पर t, z के स्थान पर t, और लिमिट लगाएंगे तो 0 to 1। इधर देखो, हाँ भैया, 3t² प्लस 6t, ठीक है, लास्ट में जोड़ देंगे सबको, ये लिख दो dt माइनस 14 t, तो ये t का क्या हो जाएगा स्क्वायर dt प्लस 20 t और t का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा t³ dz, नहीं क्या लिखेंगे dt, t वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिया अपन ने। तो f डॉट dr इक्वल टू क्या आ गया, t³ 3t², और ये कितना बच जाएगा 11 बच जाएगा ना, माइनस का t² प्लस 6t dt, और दोनों तरफ क्या लगा दें, लाइन इंटीग्रेशन। यही तो कैलकुलेट करना है अपन को, लाइन इंटीग्रेशन, ये लगा दिया। अब dt की लिमिट लगाएं तो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 0 से 1, ये लिमिट लगा दी 0 to 1। इधर देखो, इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे तो 4/4 सही लिखा है क्या, माइनस 11 t³ 3 प्लस 6t² 2, और लिमिट 0 to 1। अब इस इंटीग्रेशन की वैल्यू कैलकुलेट करो, क्या आ गया अपने पास, सॉल्व करेंगे तो इंटीग्रेशन f डॉट dr इक्वल टू अपॉन 4, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो ये 1 ही आएगा। ठीक है, माइनस 11/3, ये भी 1 ही आएगा, प्लस 6/3, और ये भी 1 आएगा। ठीक है, ये कितना हो गया, ये
तो इंटीग्रेशन एफ डॉट डी आर इज इक्वल टू 5 माइनस 11/3 प्लस 2, तो 7 माइनस 11/3, तो कितना हो जाएगा 21 माइनस 11/3, तो कितना बचेगा ये 10/3 आ जाएगा ना। एक बार कैलकुलेशन जरूर चेक कर लेना भैया, एक बार कैलकुलेशन चेक कर लो, अपन ने सही कैंसिल किया है क्या, यहाँ पे 5 ही आएगा, 11/3 आएगा, सही है, 2 आएगा, नहीं ये 2 है ना, तो 2 कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा, तो ये 3 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 8। कैलकुलेशन का विशेष ध्यान रखना, तो ये 24, तो 24 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 'ये आएगा अपने पास। ठीक है, अब आराम से लाइन इंटीग्रेशन के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो आराम। अब 1 मिनट सुनो, इसमें जैसे अपन ने ग्रेडियंट थ्योरम से रिलेटेड पढ़ा था, स्टोक्स थ्योरम से रिलेटेड पढ़ा था, डाइवर्जेंस थ्योरम से रिलेटेड पढ़ा था, तो उनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन लिखो। जैसे स्टोक्स थ्योरम है अपनी, तो स्टोक्स थ्योरम क्या कहती है, क्या थी अपनी स्टोक्स थ्योरम, जो सरफेस इंटीग्रेशन को किस में कन्वर्ट करे, लाइन इंटीग्रेशन में, और लाइन को किस में कन्वर्ट करे, सरफेस में। डाइवर्जेंस थ्योरम क्या थी उसकी, वॉल्यूम को किस में कन्वर्ट करे, सरफेस में, और सरफेस को किस में कन्वर्ट करे, वॉल्यूम में। इसका मतलब क्या है कि अपन वहाँ पे भी लाइन इंटीग्रेशन, सरफेस इंटीग्रेशन, वॉल्यूम इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे जब अपन थ्योरम की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो एक थ्योरम का क्वेश्चन लिखो, एक थ्योरम का क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, अच्छा क्वेश्चन है, लिखो भाई। ये बोल रहा है चेक द फंडामेंटल थ्योरम फॉर किसके लिए, फंडामेंटल थ्योरम फॉर ग्रेडियंट। अब ग्रेडियंट की थ्योरम आपकी याद होनी चाहिए, क्या पढ़ाई थी, चेक द फंडामेंटल थ्योरम फॉर ग्रेडियंट यूजिंग, आपको फंक्शन दे रखा है स्केलर, वही ग्रेडियंट है तो स्केलर फंक्शन कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे टी फॉर्म में दे रखा है, जो अपन 5 फॉर्म में लिख देते, टी इजकल टू दे रखा है x² प्लस 4xy प्लस 2yz³, और आगे क्या बोल रहा है, द पॉइंट ए दे रखा है अपन को 0 0 0 एंड बी पॉइंट दे रखा है आपको 1 1 1, कॉरस्पॉन्डिंग टू 3 डिफरेंट पाथ। आपको क्या क्या पाथ दिया हुआ है इसमें, अपन क्वेश्चन इधर देखो क्या क्या पाथ दिया हुआ है, 0 0 0 1 0 0, मतलब ओरिजिन पॉइंट से इस पॉइंट पे गया, इसके बाद इस पॉइंट से कौन से पाथ पर जा रहा है, 0 0 1 0 0, इसके बाद लिख रखा है 1 1 0। भाई इनिशियल पॉइंट ए यहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है, और यहाँ तक जाएगा तो कैसे पाथ से गुजर रहा है, पहले इस पॉइंट से इस पे गया, इसके बाद इससे गया, और फाइनल पॉइंट बी पर पहुंच गया, 1 1 1, इस पाथ पर पहुंच गया। तो एक तो आपको ये क्वेश्चन करना है, एक क्वेश्चन और लिखते हैं इसी में। ये क्या बोल रहा है, 0 0 0, ठीक है, आगे क्या बोल रहा है 0 0 1 और इसके बाद पाथ बोल रहा है 0 1 1 1 1 1। एक और लिख लेते हैं इसी में, ये बोल रहा है पैराबोलिक पाथ,
क्या दे रखा है, z इजकल टू एक्स स्क्वायर और y इजकल टू एक्स। अब एक मिनट सुनो, क्वेश्चन पढ़ो क्या है। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ो। चेक द फंडामेंटल थ्योरम फॉर ग्रेडियंट। आपको ग्रेडियंट थ्योरम यहां पर चेक करनी है कि ग्रेडियंट थ्योरम सही है या गलत है जो आपने पढ़ी है, ठीक है। यूजिंग, ये आपको एक स्केलर फंक्शन दिया हुआ है जिसके लिए ये इनिशियल पॉइंट है और ये अपना क्या है, फाइनल पॉइंट। उनके कॉरस्पॉन्डिंग ये इनिशियल पॉइंट है और ये अपना क्या है, फाइनल पॉइंट। इसके बीच में जो स्ट्रेट लाइन जा रही है वो कौन कौन से पॉइंट से गुजर रही है वो आपको दिया हुआ है, ठीक है भैया। तो सबसे पहले सॉल्यूशन करते हैं अपन फर्स्ट का, इसका सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। लेकिन इससे भी पहले एक बात सुनो ध्यान से भाई, आप क्या चेक कर रहे हो, ग्रेडियंट थ्योरम पढ़ी थी अपने। ग्रेडियंट थ्योरम क्या होती है, ग्रेडियंट थ्योरम बताओ, ग्रेडियंट थ्योरम का फार्मूला क्या था। अब याद होने चाहिए ऐसे, इधर देखो ए टू बी डेल, जैसे यहां पर स्केलर फंक्शन टी दे रखा है, अपन ने जब फार्मूले में लिखा था वहां पे क्या लिखा, फाई। टी दे रखा है, टी लिख दिया, ठीक है। फाई लिखना चाहो तो फाई लिख दो, डॉट डीएल वेक्टर इज इक्वल टू स्केलर फंक्शन फाई ऑफ बी। तो यहां पे इनिशियल पॉइंट क्या है, ए, और फाइनल पॉइंट क्या है, बी, माइनस टी ऑफ ए। चेक करो ये अपनी ग्रेडियंट थ्योरम थी क्या। वहां पे अपन ने लिखा था स्केलर फंक्शन फाई दे रखा, तो फाई लिख रखा है डेल फाई डॉट डीएल फाई ऑफ बी माइनस फाई ऑफ ए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसी प्रकार लिखते हैं अपन, ठीक है। अब एक मिनट सुनो, ये बोल रहा है चेक द फंडामेंटल थ्योरम फॉर ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट के लिए थ्योरम चेक करनी है, सही है क्या। अब कैसे चेक करते हैं, इसका एलएचएस किसके इक्वल आना चाहिए, आरएचएस के इक्वल आना चाहिए। तो पहले अपन आरएचएस को लेते हैं फिर एलएचएस को लेते हैं, मतलब एलएचएस की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, आरएचएस की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, दोनों की क्या आनी चाहिए, इक्वल। चलो भाई वैल्यू चेक करते हैं। तो सबसे पहले आरएचएस की बात करते हैं। आरएचएस में आपको क्या दिया हुआ है, स्केलर फंक्शन कितना है, पहले स्केलर फंक्शन लिखो। टी इक्वल टू दे रखा है आपको एक्स स्क्वायर प्लस 4xy, आगे बोलो, प्लस 2yz3, 2yz3, ये लिख दिया। इसके बाद एट पॉइंट इनिशियल पॉइंट ए क्या दे रखा है, 0 0 0, यही दे रखा है ना, ये लिख दिया। हाँ भाई, टी ऑफ ए पर, ए पॉइंट पर कैलकुलेट करते हैं। तो इसमें एक्स के स्थान पे 0, वाई के स्थान पे 0, जेड के स्थान पे टी की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी पॉइंट ए पर। क्या आएगी, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया भाई, एक्स का मान, वाई का मान, जेड का मान पुट करेंगे तो 0, ठीक है। अब अपन कैलकुलेट करते हैं फाइनल पॉइंट पर बी का मान कितना है चेक करो, 1 1 1 पुट करें इसमें। तो फाइनल पॉइंट पर कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या आएगा, 1 प्लस 4 और ये क्या जाएगा प्लस 2। तो ये कितना आ गया, 4 और 2 6 7 आ गया, ठीक है। आरएचएस क्या है आपका चेक करो, टी ऑफ बी माइनस टी ऑफ ए, ये लिख दिया। तो 7 माइनस 0 तो कितना आ गया। अब आप जब एलएचएस को सॉल्व करते हो तो कितना मान आना चाहिए, 7 मान आना चाहिए। यदि एलएचएस का मान 7 आता है, आरएचएस का मान 7 आया है, यदि एलएचएस का मान 7 आता है तो ये थ्योरम सही है, सही, ठीक है भाई। तो आपको ये मान एलएचएस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब आराम से कैलकुलेट करें, लेकिन आपको देखो कितने क्वेश्चन दे रखे हैं, 1 2 और 3। इससे सॉल्व करेंगे तो भी 7 आना चाहिए। यदि 7 आता है तो ग्रेडियंट थ्योरम सही है, नहीं आ रहा तो यहाँ पर ग्रेडियंट थ्योरम क्या है, गलत। यदि सेकंड को सॉल्व करेंगे, ऐसे थर्ड को सॉल्व करेंगे। तो एक मैं करवाता हूँ, इन दोनों को आप करेंगे, ठीक है भाई। इधर देखो, इधर देखो, करें सॉल्व। सुनो, और यहाँ पे अपन प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो भाषण देने के लिए टाइम नहीं है कि सर भाषण दो, ये दो। तो ये अपन एक बार सॉल्व कर लें, थोड़े से मतलब मैटर कवर कर लें, उसके बाद तुम्हें मोटिवेट करेंगे, पूरी कहानी समझाएंगे। लेकिन पहले कम से कम अपने पास मैटर तो आना चाहिए, आगे बात समझ में। तो टेंशन करने की आवश्यकता नहीं है, आराम से पढ़ो। और जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे, बैठ के प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, थोड़ा सा पीक लोगे तो सेल्फ कॉन्फिडेंस आने लग जाएगा, मजा आने लग जाएगा। और यदि तरीके से एक एक लेक्चर को ढंग से देख रहे हो तो कन्फर्म है कि आपको खतरनाक मजा आ रहा है। इधर देखो, एक एक प्रॉब्लम शानदार समझ में आ रही है। और कोई बात समझ में नहीं आती है तो आराम से, जैसे मेरे व्हाट्सएप नंबर हैं,
तो इन पे व्हाट्सएप कर दो, कोई बात समझ में नहीं आ रही या इन पे कर दो, या टेलीग्राम चैनल है अपना टेलीग्राम पर, तो वहां पे कर दो, जो आपकी इच्छा। ठीक है, इधर देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को लेते हैं अपन। जब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को लेते हैं तो ये क्या बोल रहा है, ध्यान से देखना, एकदम सरल क्वेश्चन है, आराम से समझना। ये आए हुए क्वेश्चन है एग्जाम में। हाँ भाई, ये अपन ने एक्स एक्सिस मान लिया, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, ये ओरिजिन पॉइंट। 3D की प्रॉब्लम है, हल्का सा इमेज करने की कोशिश करना भाई। ये y है, ये z है, तो x कौन सा है अपना, ये यही तो होगा 3D में x। अब सुनो ध्यान से, हाँ भाई, ये बोल रहा है ओरिजिन पॉइंट 0 0, ये दिखा दिया ओरिजिन पॉइंट, इसको नाम दे दिया O। ठीक है, यहां से गया, ये बोल रहा है 1 0 0, 1 का मतलब ये x कोऑर्डिनेट, ये y कोऑर्डिनेट, ये z। तो x पर कितना चला है भाई, x एक्सिस पर y और z 0 होते हैं, y एक्सिस पर x और z 0 होते हैं। अब अपन इस प्लेन की बात करते हैं, तो यहाँ पे z क्या है 0, एक्स वाई प्लेन है। वाई जेड प्लेन की बात करते हैं तो यहाँ पे x क्या है, और जेड एक्स प्लेन की बात करते हैं तो यहाँ पे y क्या है, यही कहानी होती है। और एक्सिस पे बात करते हैं तो इस पे y एक्सिस पर x और z 0 हो जाएंगे, z पर x और y 0 हो जाएंगे। ये बोल रहा है 1 0 0, इसका मतलब x कोऑर्डिनेट, तो इस पे 1 चले, ये मान लो 1 है यहाँ पे। ठीक है, इस पॉइंट A दे देते हैं, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या हो गया 1 0 0। ठीक, आगे क्या बोला है 1 0 0, ये लाइन चले, ये दिखा दी लाइन। ठीक है, C1 दे दो, देना चाहो तो C1 पाथ इसको। ठीक है, आगे बोल रहा है 1 1 0, मतलब x में 1, तो ये तो x में 1 चल लिए। इसके बाद बोल रहा है y में 1 चलो, तो ये हम y में 1 चल रहे, ये चल दिए साहब y में 1, मान लो यहाँ पे पहुँच गए B पॉइंट पर। ठीक है, यहाँ पहुँच गए, तो ये कोऑर्डिनेट क्या हो गया अपने 1 1 0। इसके बाद क्या बोल रहा है ये 1 1 1, तो यहाँ पे ये देखो एक्स वाई प्लेन है, तो z तो कितना होगा 0, केवल मान किसका होगा x और y का, तो यहाँ पे मान चेक कर लो x और y का होगा। अरे ये बात समझ, ये बात कर रहा है इस प्लेन की। ठीक है, अब ये बोल रहा है 1, तो 1 के किस में चल रहा है z, तो z कहाँ है अपना ये, तो ये चल दिया अपन ने, ये चल दिया, इसको पॉइंट क्या दे दिया C। तो यहाँ पर क्या जाएगा 1 1 1, वास्तव में पॉइंट ये है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ये समझ में आया नहीं आया फर्स्ट पॉइंट, पहले ये बताओ। ठीक है, अब इसके लिए अपन को लाइन इंटीग्रेशन कैलकुलेट करना है, तो इधर देखो एक लाइन, इसको C1, इसको C2 और इसको क्या बोल दें C3। ठीक है भाई, अब समझो, सबसे पहले अपन सॉल्यूशन जो कर रहे हैं वो फर्स्ट के लिए कर रहे हैं। आपको फंक्शन दे रखा है t = x² + 4xy + 2yz, ये दे रखा है। आपको कैलकुलेट करना है ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट कैसे कैलकुलेट करते हैं हम जानते हैं इसको, i कैप del/del x + j कैप del/del y + k कैप del/del z। तो पहले इसका x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करो, तो x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 2x, इसका करेंगे तो 4y i कैप, इसका 0 हो जाएगा x के रेस्पेक्ट। अब y के रेस्पेक्ट में करो, तो y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 4x + 2z3, सही किया है, j कैप प्लस, अब किसके रेस्पेक्ट में करेंगे z के रेस्पेक्ट में, तो z की टर्म यही है, तो ये आगे आएगा तो कितना हो जाएगा 6z, अच्छा yz² k कैप। बताओ यहाँ तक समझ में आया नहीं, इतना समझ में आ गया। तो ये तो अपना ग्रेडियंट कैलकुलेट हो गया। LHS कैलकुलेट कर रहे हैं, डॉट DL यही करना है अपन को। तो अपन को ये कैलकुलेट करना है, तो पहले इस लाइन के लिए, फिर इस लाइन के लिए, फिर इस लाइन के लिए। इधर देखो, यही है अपना, ठीक है C। तो यहाँ पर
एक तो C1 के लिए, एक C2 लाइन के लिए, 3 लाइन हो गई ना, स्केलर फंक्शन है तो ग्रेडियंट होगा, एक C3 लाइन के लिए। तो इसको अपन I बोल दें, इसको I1 लाइन इंटीग्रेशन, ये I2 और ये क्या हो गया I3। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3। तो I1 कैलकुलेट कर लें, फिर I2 कैलकुलेट कर लें, फिर I3 कैलकुलेट कर लें। अब एक मिनट ध्यान से देखेंगे, सुनो, I1 कैलकुलेट कर रहे हैं, तो जब I1 कैलकुलेट कर रहे हो तो ये कौन सी लाइन है C1, I1 C1 के लिए बोल रहा है ना, प्रेम से समझो बात को, ध्यान सुनो। तो ये x डायरेक्शन हो गई क्या, अपना भाई dr वेक्टर होता है, जो dl वेक्टर है या dr वेक्टर है वो क्या होता है dx i कैप, लाइन एलिमेंट की बात कर रहे हैं, dy j कैप, dz k कैप। लेकिन जब x एक्सिस पे बात करेंगे तो y और z क्या हो गए 0, इसका मतलब dy और dz का मान कितना हो जाएगा 0। यदि अपन इधर देखो इस एक्सिस पे बात कर रहे हैं तो अपना dr वेक्टर क्या होता है dx i कैप, dy j कैप, dz k कैप। तो जब x एक्सिस पे बात कर रहे हैं तो y और z क्या हो जाएंगे 0, तो dr वेक्टर क्या आ जाएगा, समझो लाइन एलिमेंट dx i कैप, ठीक है। और यदि इस लाइन पे बात करेंगे तो अपन y एक्सिस पे बात कर रहे हैं dy j कैप, और यदि z एक्सिस पे बात करेंगे तो dz k कैप। इतना समझ में आया नहीं आया, यहाँ तक समझ में आ गया। अब सुनो ध्यान से, तो सबसे पहले I1 कैलकुलेट करते हैं अपन। तो I1 कैलकुलेट कर रहे हैं भैया, तो I1 इजकल टू इंटीग्रेशन C1 डेल T डॉट DL वेक्टर, सही लिखा है। अब ये जो लाइन है ये x एक्सिस पर है, तो यहाँ पर y और z क्या हो जाएंगे 0। तो मैं सही लिख रहा हूँ क्या, इधर देखना C1 के लिए y और z का मान क्या लिख देते हैं 0, ठीक है, ये लिख दिया। और यहाँ पर जो dl वेक्टर है या आपका dr वेक्टर बोलना चाहो तो x डायरेक्शन में तो क्या होगा dx i कैप। इतना समझ में आया नहीं आया, इतना समझ में आ गया। अब एक मिनट सुनो, वैल्यू पुट करते हैं, तो I1 ग्रेडियंट डेल t, अब डेल t का मान y और z 0, डेल t का मान आपके पास ये रहा, y का मान और z का मान कितना है 0। तो जब ये y और z 0 बोल रहा है तो dy और dz का मान भी कितना हो गया 0। तो ये दोनों तो टर्म गई अपने पास। अपन ने इधर देखो y और z 0 पुट करो, इसमें y 0 कर दिया और z 0 कर दिया, तो क्या आ जाएगा 2x, ये गया i कैप, ठीक है। यहाँ से क्या आएगा प्लस 4x j कैप, y और z 0 पुट कर रहे हैं, ये 0 हो गया, ठीक है भाई। ये आ गया अपने पास डॉट, ये लगा दिया डॉट dl वेक्टर या dr वेक्टर कितना है dx i कैप। बताओ यहाँ तक समझ में आया नहीं आया भाई। इसने बोला C1, तो C1 इधर देखो इस पाथ पर y और z क्या हो गए 0 पुट कर दिया, x डायरेक्शन में तो dx का कैप लिख दिया। I1 आराम सॉल्व कर सकते हो भाई, क्या मिलेगा i डॉट i और j डॉट i क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो इंटीग्रेशन क्या आ गया बोलो 2x dx, i डॉट i1 हो गया, किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं x। अब x की लिमिट क्या होगी, x की लिमिट चेक करो 0, ये x y z ये कोऑर्डिनेट होते हैं x y z, तो 0 to 1 लिमिट लगा दी, 0 to 1, तो 0 to 1 लिमिट लगाएंगे तो 2 और इसका करेंगे तो x स्क्वायर बाई 2 लिमिट लगा दी अपने 0 से 1, तो क्या आ जाएगा 2 ये कैंसिल कर दिया, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1 आ गया। तो I1 का मान कितना आ गया 1, ये लिख दिया। अब इसी प्रकार I2 कैलकुलेट करेंगे, क्या कैलकुलेट करेंगे I2, लेकिन I2 के लिए इधर देखो I2 कैलकुलेट करते हैं, इधर लिख लेते हैं। हाँ भाई I2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, समझो बहुत शानदार क्वेश्चन है, डेल t डॉट
डीएल वेक्टर। हाँ भाई, I2 डेल टी का मान, यदि अपन बात करते हैं C2, तो C2 कर्व कौन सा है, देखो ये C2 है, तो यहां पर अपन कितना चल रही है, x में 1 चल रही है, तो x का मान तो यदि लिखना चाहें C2 कर्व के लिए तो x का मान तो कितना हो गया 1 और z का मान 0। प्रश्न ये है z का मान 0 क्यों लिखा है। इधर देखो ऐसे चल रहे हैं ना y डायरेक्शन में, ये कौन सा प्लेन है, xy प्लेन, xy प्लेन में z कितना है 0, इतना समझ में आ गया। लेकिन x से कितने चल रही है, देखो ये कितनी डिस्टेंस है 1, x पे 1 चल रही है, अपन x पे कितना चल रही है 1, तो यहाँ पर x तो 1 है और z क्या है 0। अब बात करते हैं dr वेक्टर या dl वेक्टर जो आप बोल रहे हो, तो dr वेक्टर या dl वेक्टर क्या होगा, यहाँ पे कौन सी डायरेक्शन है y, तो क्या लिख दें dy j कैप, सही लिखा है। हाँ भाई इधर देखो क्या आएगा भाई dx करेंगे ना इसका डेरिवेटिव, तो ये तो 0 हो जाएगा ना कांस्टेंट का डेरिवेटिव, तो I2 इक्वल टू ग्रेडियंट का मान रखना है भैया, C2 कर्व के लिए बात कर रहे हैं, x का मान 1 और z का मान 0 पुट करना है इसमें C2 कर्व के लिए, तो x का मान 1 पुट करेंगे भैया, तो ये क्या आएगा। वैसे एक बात समझो ध्यान से, चलो ये बाद में समझाएंगे, क्योंकि जैसे j डॉट j का ही फंक्शन लिख लें भाई, j डॉट i करेंगे तो 0 आएगा, j डॉट k करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 आएगा, तो ये आपको लिखने की आवश्यकता ही नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही हो तो पर लिख लो एक बार समझने के लिए। 2 x का मान 1 पुट कर दिया, ठीक है, और ये क्या आ जाएगा प्लस 4y i कैप। आगे चलो, x का मान 1 पुट किया है, 4x j कैप आएगा भैया, z का मान 0, ठीक है, z का मान 0 तो ये टर्म 0 हो गई, तो ये आपके पास आ गया डेल t, ठीक है, डॉट dl वेक्टर कितना है dy j कैप। अब इधर देखो i डॉट j क्या हो गया 0, j डॉट j 1, इसलिए आपको समझा रहा था कि आपको ये लिखने की आवश्यकता ही नहीं है। जैसे अपन थर्ड टर्म सॉल्व करेंगे C3 के लिए, तो कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हैं z, तो वहाँ पे क्या लिखेंगे dz k कैप, तो केवल ये लिखने की आवश्यकता है, ये लिखने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि अपन k डॉट i करेंगे, k डॉट j करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। इधर देखो क्या आ गया, सॉल्व करेंगे तो I2 इंटीग्रेशन j डॉट j मिल रहा है आपको, तो ये हो जाएगा 0, तो ये आ गया 4, x का मान तो 1 पुट किया है ना अपन ने, x का मान कितना पुट किया था अपन ने 1, तो ये तो 1 था अपना, ठीक है, j डॉट j 1 हो गया dy। अब y की लिमिट बताओ क्या होगी, यहाँ पर y की लिमिट कितनी है 0, यहाँ पर y की लिमिट कितनी है 1, तो लिमिट हो गई 0 to 1, क्या आ गया 4, dy का इंटीग्रेशन y 0 to 1 कितना आ जाएगा 4, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो I2 का मान आ गया 4। अब क्या कैलकुलेट करते हैं I3, इधर देखो I3 I1 का मान 1 है, ध्यान रखना यहाँ पे वैल्यू पुट कर देना, I1 का मान कितना है 1, I2 का मान कितना है 4, I3 का मान कैलकुलेट करते हैं, कितना आना चाहिए बताओ, पहले RHS कितना था अपना 7, तो 1 + 4 कितना गया 5, इसका मतलब 2 आना चाहिए, तो अपनी ग्रेडियंट थ्योरम सही हो जाएगी। LHS बाई 7, RHS भी कितना होना चाहिए 7, तो RHS अपना 7 था ना। चलो चेक करते हैं I3 इक्वल टू क्या है बताओ, इंटीग्रेशन डेल टी C3 के लिए बात कर रहे हैं डॉट dr वेक्टर। अब अपने इस कर्व के लिए कंडीशन बताओ, सबसे पहले तो ये कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हैं, z डायरेक्शन में जा रहे हैं, कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो यहाँ पे एलिमेंट कैसे लिखेंगे dz k कैप, तो dl वेक्टर या dr वेक्टर तो अपना क्या हो जाएगा dz k कैप, ठीक है। अब अपन इधर जा रहे हैं, इधर देखो तो यहाँ पर x एक्सिस में कितना चल रही है 1, y एक्सिस में कितना चल रही है 1, तो x में 1 चल रही है और y में कितना चल रही है 1, तो x और इधर देखो x और y के स्थान पे क्या पुट कर देंगे 1, इसमें पुट करो, तो I3 इक्वल टू C3, x और y के स्थान पे 1, तो मैं k का फंक्शन लिख दूँ यहाँ पे, ये कोएफिशिएंट लिख दें,
क्योंकि ये जे और आई का लिखेंगे तो वो तो क्या हो जाएगा 0। तो y के स्थान पर क्या पुट करना है 1 और x के स्थान पे 1, तो ये क्या आ जाएगा देखो 6z², सही लिखा है क्या 6z², के कैप डॉट के कैप करेंगे तो 1 आ जाएगा। ये लिख देते हैं dz, बताओ लिमिट क्या होगी z की 0 से 1, ये लगा दी लिमिट 0 to 1, क्या आ गया 6z³ 3 लिमिट 0 to 1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सॉल्व करेंगे तो ये अपने पास आ गया 2, तो I3 इक्वल टू क्या आ गया 2, ये आएगा कि चेक करना, यही चाहिए था अपन, तो कितना आ गया 7, RHS क्या था अपना 7, LHS क्या आ गया 7, यही तो चेक करना था, इसका मतलब अपनी ग्रेडियंट थ्योरम क्या है सही है। अब सेकंड क्वेश्चन करो, मैं हल्का सा सेकंड क्वेश्चन को आपको हिंट देता हूं, इधर देखो क्या क्वेश्चन था बताओ पहले, सेकंड क्वेश्चन क्या है अपना, इसका डायग्राम मैं बनवा देता हूं आपको, फिर सॉल्व करना। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये z एक्सिस, ये अपना ओरिजिन पॉइंट O, जिसके कोऑर्डिनेट लिखना चाहो तो 0 0, ये। अब अपना बताओ सेकंड क्वेश्चन क्या था, यहाँ पे सेकंड जो पॉइंट था क्या था, पहले बोल रहा है 0 0, आपसे बोल रहा है ओरिजिन पॉइंट, ओरिजिन पॉइंट से आगे देखो क्या लिख रहा है 0 0 1, 0 0 1 मतलब z डायरेक्शन में गया, तो z डायरेक्शन में जाओ, ये गए, इसको पॉइंट A दे दिया, क्या कोऑर्डिनेट है 0 0 1, चेक करो यही चलना है क्या C1, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है बताओ 0 1 1 0 1 1, इसका मतलब x कोऑर्डिनेट 0 ही है, x कोऑर्डिनेट 0 है, x प्लेन कितना है 0, x अपना ये ध्यान रखना, तो yz प्लेन में चलेंगे तो yz प्लेन में ये चले, y डायरेक्शन में चल रहे हैं, ये गए, ये पहुंच गए पॉइंट B पर, yz प्लेन है, यहाँ पे x 0 होगा तो क्या है x तो 0 1 1, यही है भैया। आगे क्या बोल रहा है 1 1 1 मतलब x डायरेक्शन में, अब कैसे चलें, अब किस प्रकार चलेंगे भाई, इधर देखो ध्यान सुनो, कैसे चलें, ये तो इसको तो ऐसे दिखा नहीं सकते, x कोऑर्डिनेट यही तो है, तो मैं इसको ऐसे दिखा दूं x के लिए, ये है C3, ये C2, कितना 1। अब आपको कौन कौन से लाइन इंटीग्रेशन कैलकुलेट करने हैं, एक तो ये, एक ये लाइन का, एक ये लाइन का, करो कैलकुलेट, करो सॉल्व, कितना आएगा वही 7 आएगा, पहले इसको सॉल्व करेंगे फिर इसको सॉल्व करेंगे फिर इसको, जैसे अपन ये तीनों जोड़ देते हैं ऐसे जोड़ देंगे 7 आएगा, कर सकते हो ना आराम से, जो कि तो ही है। थर्ड को मैं करवा देता हूँ आपको, बताओ क्या है थर्ड अपना क्या था अपना थर्ड बताओ, ये अच्छे क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाते हैं ऐसे। देखो ये थर्ड, इसी में थर्ड पार्ट था ना, उसको क्या दे रखा है थर्ड में, आपसे बोल रहा है पैराबोलिक पाथ है z बराबर x² और y बराबर x, ये बोल रहा है आपसे, इसका थर्ड सॉल्व कर रहे हैं, आपको दिया हुआ है z बराबर x² और y बराबर x, यदि वेरिएबल में कन्वर्ट जैसे x में करेंगे तो इसको dz इक्वल टू 2x dx लिख देंगे, सही है, और इसको कन्वर्ट करेंगे तो dy इक्वल टू dx, यही दे रखा है ना आपको, ठीक है। और t दे रखा है आपको, t क्या दे रखा था अपन को x² प्लस 4xy प्लस 2yz³, ठीक है, ये दिया हुआ था आपको। ग्रेडियंट आपने कैलकुलेट किया था तो क्या आया था डेल टी, पहले x के रेस्पेक्ट में किया था तो 2x प्लस 4y आई कैप आया था, फिर आपने y के रेस्पेक्ट में किया था तो ये आ गया था 4x प्लस 2z³ जे कैप, फिर आपने z के रेस्पेक्ट में किया था तो 6yz² के कैप, ठीक है भाई, ये अपने पास ग्रेडियंट आ गया। अपन को कैलकुलेट क्या करना है लाइन इंटीग्रेशन, तो क्या था अपना C, LHS यही तो था आपका, 7 लाना है RHS, डॉट
dl वेक्टर या dr वेक्टर। ये मान अपने पास है तो वैल्यू पुट कर देते हैं। सी भैया कितना मान है 2x प्लस 4y आई कैप प्लस 4x, वैल्यू चेक करो 2z क्यूब जे कैप 6y जेड स्क्वायर की कैप डॉट dl वेक्टर या dr वेक्टर 3D में लिखें तो dx आई कैप dy जे कैप dz के कैप, ये लिख दिया। सही लिखा है। dl वेक्टर का मान 3D में भाई यही तो होता है अपना, तो क्या आ जाएगा i डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के, तो क्या आएगा भैया 2x प्लस 4y dx i डॉट आई कर दिया 4x प्लस 2z क्यू dy प्लस 6y जेड स्क्वायर dz। सही लिखा है कि चेक करो। अब इसको मैंने बोला था एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर लो, जैसे आपको जेड भी दे रखा है x की फॉर्म में, y भी दे रखा है, तो एक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो इंटीग्रेशन इधर देखो 2x प्लस 4y लिमिट अपनी चल रही है a टू b, ये तो दे रखी है अपनी कर्व लिमिट a टू b, ये लिख दिया a टू b, a और b पॉइंट है अपने, ये ओरिजिन पॉइंट है 0 0, ये 1 1। हाँ भैया, तो इसको एक वेरिएबल में कन्वर्ट करते हैं तो क्या आएगा 2x प्लस 4y, y का मान कितना है x, ठीक है, ये लिख दिया अपन ने dx प्लस 4x, एक बात ध्यान सुनेंगे 2z क्यू, z का मान कितना है x स्क्वायर, तो x का स्क्वायर तो ये 2 6 हो गया क्या, और dy कितना है dx चेक करो प्लस 6, ठीक है, y का मान x, z का स्क्वायर तो x की पावर 4, तो मैं इसको x पावर 5 लिख दूं भाई, z का स्क्वायर तो स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, और ये x तो x की पावर क्या हो जाएगा 5, dz का मान 2x dx, 2x dx, तो कैलकुलेट करो a टू b की अब लिमिट लगा दो, x में कन्वर्ट कर दिया तो x की लिमिट क्या हो जाएगी 0 to 1। कैसे, a पॉइंट क्या दे रखा है अपना 0 0 0, और इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट क्या दे रखा है 1 1 1, तो x की लिमिट क्या होगी 0 to 1, y की भी 0 to 1 हो जाएगी, पर x में कन्वर्ट किया तो x की लिमिट लगा देते हैं 0 to 1। देखो 2x और 4x ये हो गया 6x, ठीक है, और ये 8x भाई 2x प्लस 4x 6x, 6 हो गया ना, और ये 6 हो गया तो ये 10x, तो ये लिख दिया 10x, ठीक है, प्लस और ये कितना हो जाएगा, अच्छा 12 और 2 तो 1 4 हो जाएगा ये, तो dx चेक करो सही लिखा है, ठीक है। अब इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं, तो इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 10x स्क्वायर बाई 2, सही है, ये क्या आएगा प्लस 147 अपॉन 7, और लिमिट 0 to 1, तो कितना आ गया ये 5 आ जाएगा क्या, और ये 2, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 2, यही तो आना चाहिए था 7, कर लो सॉल्व, लिख लो। तो ये प्रैक्टिस से होंगे भाई, जब तक तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे मजा नहीं आएगा, तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, लिख लो, करो नोट। अब इसी प्रकार की प्रॉब्लम आप, जैसे आपको आईपीएस जो फर्स्ट करके टेलीग्राम चैनल पर डाल रखा है तो उसको आप देख लेना, उसमें वेक्टर आईपीएस जो फर्स्ट है उसमें वेक्टर अलजेब्रा है, और वेक्टर अलजेब्रा में यहीं तक क्वेश्चन सॉल्व करना जितने अपन ने कराए हैं। अब इससे कोऑर्डिनेट सिस्टम से रिलेटेड होके क्वेश्चन बनेंगे, तो पहले मैं तुम्हें ये एक बार इन क्वेश्चनों को जो जर्नल प्रॉब्लम इनको समझा दूं, फिर आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ाएंगे, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम के
यूज कर कर अपन को डाइवर्जेंस, कर्ल, इनकी जो थ्योरम है इनसे रिलेट करके क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, जैसे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो वेक्टर अलजेब्रा एक मैथमेटिकल फिजिक्स का अहम भाग है, बहुत शानदार पोर्शन है, तो इसको तरीके से पढ़ो। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और लिखते हैं। लिखो क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा क्वेश्चन है, लिखो क्या कह रहा है। अब इस क्वेश्चन का आंसर बताने की आपको आवश्यकता नहीं, जो अभी था कि जो LHS जितना आ रहा है RHS उतना ही निकालना है, RHS जितना आ रहा है तो LHS उतना ही निकालना है। तो सॉल्व करना, और यदि नहीं हो तो कमेंट करके बता देना, सॉल्व करवा देंगे। ठीक है ना। लिखो तो आपसे क्या कह रहा है ये बोल रहा है सपोज A वेक्टर इज इक्वल टू 2xz प्लस 3y स्क्वायर j कैप प्लस 4yz स्क्वायर k कैप। चेक द स्टोक्स थ्योरम। अपन को स्टोक्स थ्योरम चेक करनी है। 4a स्क्वायर 4a स्क्वायर सरफेस shown in figure। मतलब आपको फिगर दिया हुआ है। क्या फिगर दिया हुआ है इधर देखना, ये एक्स प्लेन दे रखा है, ये वाई, ये जेड एक्सिस, और ये डायग्राम दिया हुआ है भैया आपको, ये 0, ये 1, ये यहाँ पे x0 है तो 0 1 1 दिया हुआ है, और यहाँ पर आप कोऑर्डिनेट लिखना चाहते हो तो 0 0 1। ये ओरिजिन पॉइंट का लिखना चाहो 0 0, और ये लिखना चाहो तो 0 1 0। ठीक है, अब अपना क्वेश्चन सुनो क्या दे रखा है। सपोज ए वेक्टर, आपको ये ए वेक्टर दिया हुआ है, चेक द स्टोक्स थ्योरम। स्टोक्स थ्योरम चेक करनी है, जो आपको फिगर दिखा रखा है सोन फिगर में, इस फिगर में जो आपको फिगर दिखा रखा है, इसमें आप क्या करो, स्टोक्स थ्योरम चेक करो। जैसे अपन ने ग्रेडियंट थ्योरम चेक करी, तो पहले सबसे पहले स्टोक्स थ्योरम है क्या अपनी, जो सरफेस इंटीग्रेशन को लाइन इंटीग्रेशन और लाइन इंटीग्रेशन को सरफेस इंटीग्रेशन में क्या थी अपनी, याद करो, लिखवाई थी ना लेक्चर 8 में, डेल क्रॉस ए डॉट ds वेक्टर, ये लिखवाई थी। या डबल इंटीग्रेशन लगा दो, सरफेस नहीं लिखना चाहते तो यहाँ पे, ठीक है, लाइन इंटीग्रेशन लिख दो यहाँ पे, ए वेक्टर डॉट dl या dr वेक्टर। चेक कर लो, dl वेक्टर लिख लो या dr वेक्टर लिख लो, ये लाइन एलिमेंट होता है, ये सरफेस एलिमेंट होता है, ये कर्ल है, कर्ल ऑफ ए। ठीक है, यही थी क्या अपनी थ्योरम। ठीक है, अब इसमें स्टोक्स थ्योरम चेक करनी है आपको, ये थ्योरम। अब ये थ्योरम चेक कैसे करेंगे, पहले सुनो ध्यान से, बहुत शानदार क्वेश्चन है। अब इनकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो एग्जाम में आराम से कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अब तुम्हें लाइन इंटीग्रेशन की इतनी प्रैक्टिस क्यों करवाई थी, ध्यान सुनो, ए डॉट डी एल चेक कर लो, लाइन इंटीग्रेशन आ गया। अब ये आराम सॉल्व कर सकते हो लाइन इंटीग्रेशन। कैसे सॉल्व कर सकते हो, इधर देखो, एक मिनट। हाँ, अपन को ये थ्योरम चेक करनी है, कैसे चेक करेंगे, पहले LHS फिर RHS। तो LHS किसके इक्वल आना चाहिए, RHS के इक्वल आना चाहिए, दोनों इक्वल आ गए तो अपनी थ्योरम क्या है, सही है भैया। अब इधर देखो, ये तो तुम्हें समझा दिया, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे लाइन इंटीग्रेशन से रिलेटेड। तो इसका लाइन इंटीग्रेशन कैलकुलेट कर लो, कितने पार्ट आएंगे, पाथ निकालेंगे तो 1 C1 C2 C3 C4, और चारों को जोड़ देना, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4। तो ये अपना लाइन इंटीग्रेशन कंप्लीट आ जाएगा। तो ये तो आराम सॉल्व हो जाएगा, एक लाइन तो ये बन गई C1 के लिए, एक C2 के लिए, एक C3 के लिए, और एक किसके लिए, C4 के लिए, कैलकुलेट कर सकते हैं। अब LHS की बात करते हैं, तो इधर देखो, ए वेक्टर दे रखा है आपको, इसका कर्ल निकाल दो, कर्ल निकालना जानते हो तुम। ठीक है, चलो LHS लेते हैं, कर्ल ऑफ ए,
इसको कर्ल बोलते हैं ना डेल क्रॉस को, और डॉट होता तो डाइवर्जेंस ऑफ ए। कैसे सॉल्व करते हैं, डिटरमिनेंट बना दी, ये आई कैप जे कैप के कैप, डिफरेंशियल ऑपरेटर कोफिशिएंट लिखो, डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल जेड। आ रहा है समझ में। ए वेक्टर, तो ए वेक्टर के कोफिशिएंट, आई कैप का कोफिशिएंट कितना है 0, जे कैप का बोलो 2x जेड, हाँ भैया, प्लस 3y स्क्वायर प्लस 4y जेड स्क्वायर। सॉल्व कर सकते हो डेल क्रॉस ए को, तो डेल क्रॉस ए को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, डेल क्रॉस ए इक्वल लगाओ आई कैप, हाँ भैया, इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, तो y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे तो 1 हो जाएगा, तो ये क्या आ गया 4z स्क्वायर। चेक कर लेना भैया सही कर रहे हैं क्या, कैलकुलेशन जरूर ध्यान रखना भाई, हो सकता है मिस्टेक हो जाए अपन से, ठीक है। तो कैलकुलेशन का विशेष ध्यान रखना है, z के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो ये तो 0 हो गया, तो 2x आ गया प्लस 2x, अल्टरनेट साइन आते हैं माइनस जे कैप, हाँ भैया। x के रेस्पेक्ट में करोगे 0 0, तो ये टर्म तो अपनी 0 हो गई, तो आगे लिखते हैं प्लस के कैप। चलो भाई के कैप लिखते हैं, के कैप सॉल्व करेंगे तो किसके रेस्पेक्ट में x, तो ये क्या आ जाएगा x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 2z, ये लिख दिया 2z, ये 0 हो जाएगा ना, y के रेस्पेक्ट में करेंगे इसका 0, तो ये आ गया आपके पास डेल क्रॉस है, ठीक है। हाँ भाई, इसने बोला डेल क्रॉस है, फिर बोल रहा है डॉट डी एस, इसका अपन को एरिया चाहिए। ये सबसे पहले देखो कौन से प्लेन में, वाई जेड प्लेन में। अपन जानते हैं जो एरिया की डायरेक्शन होती है परपेंडिकुलर टू प्लेन होती है, तो वाई जेड के परपेंडिकुलर कौन हो गया, वाई और जेड के परपेंडिकुलर कौन हो गया, ये एक्स, तो डायरेक्शन क्या होगी आई कैप, और इसका एरिया निकालते हैं। तो इधर देखो ये वाई डायरेक्शन में स्मॉल एलिमेंट माने ds बोल रहा है ना स्मॉल, तो एरिया क्या होता है लेंथ इनटू विड्थ, तो ये लेंथ और ये विड्थ, जैसे वाई डायरेक्शन में एलिमेंट माने तो dy, और ये जेड डायरेक्शन माने तो dz, और डायरेक्शन क्या होगी इसके परपेंडिकुलर टू प्लेन, तो ds वेक्टर क्या लिख देंगे लेंथ इनटू विड्थ dy इनटू dz, ठीक है भैया। और डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू प्लेन तो x के लिए यूनिट वेक्टर क्या होता है आई कैप। हाँ भाई, डेल क्रॉस ए है, डॉट ds, तो अपने पास ds है, तो ये लिख दिया डेल क्रॉस ए कर्ल ऑफ ए डॉट ds वेक्टर। अब इसका डॉट करेंगे अपन, इधर देखना ये सरफेस इंटीग्रेशन है, ध्यान रखना, सरफेस मतलब डबल इंटीग्रेशन। हाँ भाई, अब डॉट करेंगे तो आई डॉट आई मिलेगा, आई डॉट के तो क्या हो जाएगा 0, ठीक है। डेल क्रॉस है, ये डेल क्रॉस ए का मान, डॉट ds करेंगे तो आई डॉट आई मिलेगा, तो ये सरफेस इंटीग्रेशन डबल लगा दें अपन, तो क्या आ जाएगा 4z स्क्वायर प्लस 2x, और आई डॉट आई 1 हो गया, आई डॉट के 0 हो गया, dy dz, z की लिमिट बताऊँ, z की लिमिट क्या होगी भैया, चेक करो z की लिमिट, y की लिमिट तो ये रही 0 to 1, ये लगा दी। अब z की लिमिट लगानी है, देखो z एक्सिस यही तो है, हाँ भाई, ये z कोऑर्डिनेट सही है, ये z कोऑर्डिनेट 0 to 1, ये रही ना z की लिमिट। सॉल्व करेंगे तो 0 to 1 करो, z के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा 4z³ 3 2। एक बात ध्यान से सुन लो, ये क्या दे रखा है 2x, समझने की बात है, ध्यान से सुनो, 2x कौन से प्लेन में लिया है ये yz प्लेन में, और yz प्लेन में x का मान क्या होता है 0, x का मान क्या होता है 0, तो yz प्लेन में ये क्या हो जाएगा 0। कैसे हो रहा है समझ में आ रहा है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ध्यान सुन लेना, yz प्लेन में दे रखा है अपन को, तो yz प्लेन में x क्या हो जाएगा 0, तो इसको आप 0 लिख सकते हो। समझ में आ गया 0 कैसे है ये, हाँ भैया,
तो क्या आएगा 4z3, ये जीरो कैसे हुआ वाई जेड प्लेन में, वाई जेड प्लेन में x क्या होता है 0, और ये लिख दिया अपन ने dy dz। चेक करो यहाँ तक समझ में आया? हाँ भाई dz का तो कर दिया ना, तो ये आ जाएगा साहब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो ये आ गया 0 to 1 4/3 और ये 1 हो जाएगा भैया, और ये आ गया dy। ठीक है, तो डेल क्रॉस a 4/3 और dy का क्या हो जाएगा y 0 to 1 4/3। LHS का मान 4/3 आ गया, RHS भी क्या आना चाहिए 4/3। यदि 4/3 आता है तो अपने स्टॉक्स कर लेते हैं और वेरीफाई हो जाती है यहाँ पे। चलो तो RHS कैलकुलेट करते हैं। तो चारों लाइनों का इंटीग्रेशन निकालो और ऐड कर दो। हो जाओ स्टार्ट। लाइन इंटीग्रेशन आपको शानदार आता है, करो भैया सॉल्व, तुरंत निकालो लाइन इंटीग्रेशन चारों लाइनों का, C1 C2 और C3 C4। 4/3 आएगा भैया, चेक करते हैं। तो एक एक लाइन का कैलकुलेट करते हैं। तो पहले I1, तो I1 क्या आ जाएगा, क्या लाइन दे रखी है अपन को, C1 लिख दें यहाँ पे लिखना चाहें तो, ठीक है। ए वेक्टर डॉट डी एल होता है ना, तो एक बात ध्यान रखना, ये डी वाई डायरेक्शन है और ये डी जेड, तो डॉट डी एल करेंगे तो यहाँ पे डी वाई जे कैप आएगा, यहाँ पे डी जेड के कैप आएगा। ये ध्यान रखना भाई, ये डायरेक्शन क्या है जे कैप और ये के कैप। ये इसलिए लिख रहे हैं कि लाइन इंटीग्रेशन निकालने, लाइन इंटीग्रेशन क्या होता है ए डॉट डी एल, तो ये वाई डायरेक्शन में जब चलेंगे अपन तो यहाँ पे डी वाई जे कैप आएगा, ठीक है, किस में डॉट डी आर वाले में, ठीक है। और ए वेक्टर का तो जे कंपोनेंट लिखना ना, फिर अपन एक्स और वाई कंपोनेंट क्यों लिखेंगे। इधर देखो C1, हाँ भाई ए वेक्टर क्या दे रखा है, ए वेक्टर लिख लो चलो एक बार, 2xz, वाई जेड प्लेन की बात कर रहा है। इधर देखो वैसे इस लाइन का निकाल रहे हो तो वाई जेड की बात ही नहीं है, यहाँ पे तो x भी 0 होता है z भी 0 होता है, तो इसमें x भी पुट 0 कर दो, z भी 0 पुट कर दो, तो x का मान भी 0 पुट कर देंगे। तो इसको ऐसे लिख देते हैं, स्टेप फर्स्ट, 4 स्टेप में सॉल्व करते हैं। स्टेप फर्स्ट के लिए x का मान 0 होगा, z का मान 0 होगा, और यहाँ पर जो dr वेक्टर होगा या dl वेक्टर होगा y डायरेक्शन कह रहा है, तो इसको हम dy j कैप लिखेंगे भैया, ठीक है। तो I1 इजक्वल टू इंटीग्रेशन C1, हाँ भैया बोलो, a वेक्टर डॉट क्या लिख दें dy j कैप। a वेक्टर का मान है इसमें x बराबर 0 पुट कर दो, z बराबर 0 पुट कर दो, तो I1 ए वेक्टर में x 0 z 0, ये गया भैया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3y² जे कैप। आगे देखो z 0, ये गया, कितना आ जाएगा dy जे कैप। a डॉट डी एल, तो ये बीच में डॉट लगा दिया, j डॉट जे करो 3y² dy। इंटीग्रेशन किसकी लिमिट है, y की। अब लिमिट आप बता सकते हो 0 से 1, ये 0 से 1 क्या आ जाएगा 3y³/3, 0 to 1, 3 से 3 गया, तो सॉल्व करेंगे तो 1 आ गया I1 का मान। I1 कितना आ गया 1। इधर देखो अब I2 सॉल्व करते हैं। स्टेप सेकंड में कहानी सुनो, ये लाइन का इंटीग्रेशन करना है। ये लाइन के इंटीग्रेशन में y तो 1 हो चुका है, y का मान कितना है 1, लेकिन इसमें x 0 है ना, यहाँ पे x क्या है 0, ठीक है। dy क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव करेंगे 0 हो जाएगा, dx 0 हो गया, ठीक है। लेकिन dr वेक्टर या dl वेक्टर क्या लिखेंगे, कौन सी डायरेक्शन है z, तो dz के कैप, सही लिखा है क्या। आ जाओ भैया I2 a वेक्टर में y बराबर 1 और x बराबर 0 और k कैप से डॉट आएगा। अब तो समझ में आ जाना चाहिए ना भाई, अपन j और k को क्यों लिखे बार बार, अपन वही लिखेंगे जिसके साथ डॉट आएगा। अब जैसे यहाँ पे डॉट dz के कैप आएगा। अब जैसे अपन j का फंक्शन लिखते हैं यहाँ पे, तो j डॉट k तो क्या हो जाएगा 0, इसलिए क्यों लिखे अपन, आगे की बात समझ में है, तो k डॉट k वाला लिखेंगे। लेकिन एक बात सुनो, यहाँ पे y का मान कितना पुट करना है 1, क्या आ गया 4z² के कैप।
ये क्यों नहीं लिखा समझ में आया ना, यदि ये वैल्यू देता है तो भी जे डॉट के क्या हो जाएगा 0। तो I2 इज इक्वल टू कितना आ गया 4, के डॉट के 1 हो जाएगा, ये लिख दो भैया 4z² dz, इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे z³ 3 0 to 1, dz की लिमिट यही तो होगी, z की लिमिट लगाएंगे तो कहाँ है z, ये रहा 0, कहाँ तक 1 तक, 0 to 1 क्या आ गया भैया 4/3 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 4/3 आ गया I2 का मान। I1 कैलकुलेट हो गया, I2 कैलकुलेट, अब क्या कैलकुलेट करेंगे I3 कैलकुलेट करते हैं भैया। अब तो लाइन इंटीग्रेशन समझ में आ जाना चाहिए, चलो भाई I3 कैलकुलेट करते हैं। I3 इज इक्वल टू, कौन सी लाइन के लिए स्टेप लिख लो, स्टेप थर्ड में ये लाइन के लिए बात की है, तो ये लाइन पर देखो ये YZ प्लेन है, यहाँ पे Y का मान भी है Z का भी है। हाँ भैया, तो क्या बोल रहा है, एक मिनट ध्यान सुनो, आपको YZ की बात कर रहा है तो X का मान तो 0 हो ही गया, ठीक है, और कौन सी डायरेक्शन में चल रहा है, डायरेक्शन देखो ये Y डायरेक्शन में चल रहा है, Y डायरेक्शन को वेरी कर रहा है, तो Z का मान क्या हो गया 0, तो dr बराबर क्या लिखेंगे बताओ, dy समझ में आ जाना चाहिए। तो I3 इंटीग्रेशन करेंगे तो j वाला फंक्शन कौन सा है ये, इसमें x बराबर क्या पुट करेंगे 0, ये गया, z बराबर क्या पुट करेंगे 0, तो 3y², ये लिख दिया 3y², और j डॉट dy लिमिट लगाना चाहो तो बताओ, लिमिट सोच समझ के बोलना, लिमिट ये जा रही लाइन, लिमिट बताओ, y की लिमिट क्या है 1, यहाँ पे 0, z एक्सिस पे y क्या हो जाएगा 0, तो लिमिट क्या होगी 1 to 0, सही लगाइए लिमिट, j डॉट j1 हो जाएगा, तो I3 इज इक्वल टू क्या आ गया 3y³/3, सही है भाई, और लिमिट 1 to 0, सॉल्व करेंगे तो 3 से 3 ये तो कैंसिल हो गया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0 - 1, तो इसका मतलब -1 आ गया, I3 का मान आ गया -1। अब कैलकुलेट करेंगे I4 कैलकुलेट करेंगे तो स्टेप 4 में क्या आ रहा है, पहले तो ये बताओ, स्टेप जो अपना 4 है, इस 4th स्टेप में आ रहा है, ये लाइन की बात हुई है, तो z एक्सिस की बात हुई है, तो यहाँ पे x भी 0 होता है, y भी 0 होती है, तो x 0 y 0, और dr वेक्टर लिखना चाहो x z एक्सिस पे तो dz k आ रहा है ना समझ में, तो I4 a, तो देखो तो k वाला फंक्शन लिखना है, लेकिन इसमें y बराबर क्या आएगा 0, y बराबर 0 पुट करोगे तो ये a वेक्टर क्या हो गया 0, तो a डॉट dl निकालोगे तो इंटीग्रेशन ये क्या होगा 0। हाँ भाई, आपने क्या बोला था, चारों को जोड़ दे, तो I इक्वल टू I1 कितना है बताओ, I1 कैलकुलेट किया था 1, I2 कितना है 4/3, I3 कितना है -1, I4 कितना है 0, ये आ गया I का मान 4/3, चेक करो आपका LHS भी 4/3 था क्या, इसका मतलब स्टोक्स का थ्योरम यहाँ पर इस फंक्शन के लिए क्या है, वैलिड है, वेरीफाई होती है। आगे बात समझ, तो इस प्रकार आप यहाँ पे स्टोक्स का थ्योरम को वेरीफाई करते हो, तो इतना समझ में आ गया। तो अपन और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो अपने अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो एक क्वेश्चन लिखो आप, इसको आप सॉल्व करना, करो भैया नोट, मन नहीं है क्या, इच्छा है या नहीं, लिखो दो, मन है तो भैया लिखो भाई। लाइन इंटीग्रेशन का दे देते हैं एक, लाइन इंटीग्रेशन का लिखो भैया, चलो इसी क्वेश्चन को दे देते हैं। क्या कह रहा है, फाइंड द वर्क डन, फाइंड द वर्क डन, नोट करो भैया, लिखो, फाइंड द वर्क डन in moving a particle, in moving
ए पार्टिकल अराउंड ए सर्कल, सर्किल की बात की है, ध्यान रखना, सी इन सर्किल सी इन द एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन, सर्किल की बात कर रहा है तो इनको कोऑर्डिनेट स्फेरिकल में लिख लेना, एक्स वाई प्लेन फ्रॉम, क्या लिख दिया, सर्किल इन द एक्स वाई प्लेन इफ the circle, if the circle, हाँ भैया क्या बोल रहा है, if the circle has a center at the origin, at the origin and radius 2 and if the force field, एकदम सरल है, आराम से हो जाएगा, F वेक्टर इज गिवन बाई, आपको फोर्स फील्ड एफ वेक्टर दे रखा है 2x माइनस वाई प्लस 2z आई कैप प्लस x प्लस वाई माइनस जेड जे कैप प्लस 3x माइनस 2y माइनस 5z के कैप, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है भैया, फोर्स फील्ड। चलो एक क्वेश्चन और लिख लो इसी में, एक और लिख लेते हैं। यहाँ पर लिखो क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द वर्क डन, calculate the work done when a force F वेक्टर क्या दिया हुआ है, एक्स वाई आई कैप प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जे कैप moves a particle in एक्स वाई प्लेन, तो यहाँ पे जेड जीरो लेना, फ्रॉम 10238 अलोंग, कर्व दिया हुआ है आपको, अलोंग द कर्व C y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये जूल में, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये दे रखा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, फाइंड द वर्क डन इन ए मूविंग पार्टिकल वंस अराउंड ए सर्किल C इन द एक्स वाई प्लेन इफ द सर्किल हैज ए सेंटर, मतलब आपको बोल रहा है वर्क डन कैलकुलेट करना है एक सर्किल के लिए। ठीक है, एक्स वाई प्लेन के अंतर्गत सर्किल दे रखा है, तो इस प्रकार सर्किल डिफाइन कर देना, ये अपना एक्स और ये वाई, जिसका ओरिजिन बोल रहा है इफ द सर्किल हैज ए सेंटर एट द ओरिजिन, ओरिजिन पर रखता है यहाँ पे। ठीक है, ये दिखा देना सर्किल, तो थीटा की लिमिट डिफाइन करो 0 to पाई हो जाएंगे, एंड रेडियस 2, तो ये रेडियस या ये रेडियस दिखा दो, एक ही बात है 2। ठीक है, इफ द फोर्स फील्ड एफ वेक्टर दिया हुआ है, तो आराम से सॉल्व कर लेना। इसको ऐसे करना, x बराबर आर कोस थीटा और y बराबर आर साइन थीटा, और r का मान कितना हो गया 2, तो 2 कोस थीटा और 2, ऐसे क्वेश्चन एक करवाया है आपको, तो डेरिवेटिव कर लेना dx dy को,
थीटा में कन्वर्ट करना है, थीटा की लिमिट सर्किल के लिए 0 to 2 पाई लगा देना, ठीक है। और इसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। क्या दे रखा है, फोर्स फील्ड दे रखा है, लाइन दे रखी है, आराम सॉल्व हो जाएगा ये तो पहले तो या तो एक्स में कन्वर्ट कर लेना है, वाई में कन्वर्ट कर लेना। तो इन दोनों क्वेश्चनों को आप सॉल्व करेंगे, दोनों प्रॉब्लम लिख लो और आपको सॉल्व करनी है। हाँ, उमंग भाई साहब कह रहे थे फिजिक्स ऑनर्स महाराजा कॉलेज कि सर आंसर लिख लिया करो, तो ये आंसर लिख लो भाई, जिससे आपको पता चल जाए कि सही किया गया। तो इसका आंसर तो आएगा, हो सकता है मिस्टेक हो, कैलकुलेशन में मिस्टेक हो, देख लेना आप एक बार, ठीक है। और इसका आंसर दे रखा है, ये आएगा 8 पाई, इसका 8 पाई आएगा और इसका 227 जूल आएगा। चेक कर लें, नहीं हो तो अपन करा देंगे, कमेंट के द्वारा लिख देना, ठीक है। और कोई भी समस्या हो आराम से पूछ लिया करो, टेंशन करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, आराम से मस्त रहो। और एक बात ध्यान रखो भाई, अब जैसे अपना 1 घंटे का लेक्चर है, 1.25 घंटे का लेक्चर है, इसको आराम से बैठ के जब पढ़ते हो शानदार तरीके से पढ़ा करो, डिमोटिवेट मत रहा करो एकदम कि अपन को अपना काम है कंप्लीट करना है, ठीक है। और ज़्यादा लेक्चर आपको मिल ही नहीं रहे तो चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आराम से मस्त रहो। और 5 तारीख से अपन ऐप पर आ रहे हैं, तो ये यूट्यूब पर अपन वीडियो लेक्चर बंद कर देंगे। और जो भी अपने जानकार हैं, जो जैम की तैयारी करना चाहते हैं, तो उनको एक बार बता देना, ठीक है। टेंशन करने की आवश्यकता नहीं है, फिर दोबारा बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि अपन यहाँ पे लोकेश सर है और गिरवर सर हैं और मैं हूँ, तो तीनों मिलकर पढ़ाएंगे शानदार अपना जैम और नेट के बैच को। तो चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है आप, ठीक है। टेंशन का विषय हमारा है, रिजल्ट हमारी टेंशन है, आपकी टेंशन नहीं है। हमको टेंशन लेनी है कि आपका रिजल्ट देना है हमें, ठीक है। मस्त रहो आराम से। जय श्री कृष्ण।